प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा में पढ़ेंगे अध्याय संख्याओं की जानकारी का दूसरा भाग और साथ ही इसके कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से 7वीं कक्षा में हम देखेंगे अध्याय पूर्णांक का दूसरा भाग और साथ ही इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। इसी प्रकार से 8वीं कक्षा में हम देखेंगे अध्याय परिमेय संख्या का दूसरा भाग और इसी के साथ हम इस अध्याय पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय संख्या पद्धति को। हम इस अध्याय का भी दूसरा भाग देखेंगे आज और साथ ही इस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। इसी प्रकार से 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय समुच्चय के बारे में और इसका आज हम तीसरा भाग देखेंगे और फिर उस पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संख्याओं के बीच तुलना कर यह पता लगाना सीखा था कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी, उसी को प्रयोग में लाते हुए आज हम यह सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले आरोही एवं अवरोही क्रम के बारे में सीखें। आरोही एवं अवरोही क्रम समझाने के लिए मैं अपने परिवार के 3 सदस्यों की मदद लूंगा। ये हैं वह 3 सदस्य। सबसे पहले मोहन काका, उसके बाद राजू चाचा और सबसे अंतिम में हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य जिसका नाम भी छोटू है। तो जब कभी मैं इनको इनके लंबाई के अनुसार छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाता हूँ तो मैं इस क्रम को आरोही क्रम कहता हूँ और जब कभी मैं इनको बढ़ते से घटते हुए लंबाई में सजाऊं तो फिर हम इन्हें क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। तो यह थे हमारे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम आरोही क्रम के बारे में सीखें। जैसा मैंने आपको बताया, आरोही क्रम में हम छोटे से बढ़ते हुए सजाते हैं। उसी तरह संख्याओं को भी हम छोटे से बढ़ते हुए में सजाएंगे। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। ये रहे हमारे संख्याएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे संख्याओं के अंक देख हम यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। इसी प्रकार यहाँ पे संख्याओं के अंक देख हम यह बताएंगे कि कौन से संख्या छोटे होंगे तो कौन से बड़े। अब हम इन्हें कम से अधिक अंक वाले संख्याओं में सजा लेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने 2 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि सबसे छोटी संख्याएं होंगी। उसके बाद हमने 3 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली संख्याओं से बड़ी होंगी और अंतिम में हमने 5 अंक वाली संख्याएं ले ली जो कि 2 अंक वाली एवं 3 अंक वाली संख्याओं से भी बड़े होंगे। अब हम एक एक करके समान अंक वाली संख्याओं में तुलना कर छोटे से बड़े संख्याओं में सजाएंगे। तो 2 अंक वाली संख्याओं में 53 66 से छोटा होगा। 3 अंक वाली संख्याओं में 425 874 से छोटा होगा और 874 900
38 से छोटा होगा। फिर 5 अंक वाली संख्याओं में 72,531 85,532 से छोटा होगा। तो यह देखिए, हमने संख्याओं को उनके छोटे से बढ़ते हुए सजा दिया। और इस क्रम को हम कौन सी क्रम कहेंगे? तो इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। आइए अब हम अवरोही क्रम के बारे में सीखें। अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है। अवरोही क्रम में हम संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाते हैं। तो चलिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते से घटते हुए सजाने के लिए हम आरोही क्रम के तरीके को ही अपनाएंगे और अंतिम में उसे पलट देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि हमने आरोही क्रम में संख्याओं को पहले उनके अंकों के हिसाब से सजा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम संख्याओं को उनके अंकों के प्रकार से सजा देंगे। सबसे पहले 2 अंक वाली संख्याएं, फिर 3 अंक वाली संख्याएं और फिर 4 अंक वाली संख्याएं। अब हम समान अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है व कौन सी बड़ी। तो पहले 2 अंक वाली संख्याओं को आपस में तुलना कर यह देखते हैं कि कौन सी छोटी है व कौन सी बड़ी। तो तुलना करने के लिए जैसा कि हमें याद है, हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं और तब जिसमें भी हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 12, 23 व 32 से छोटा होगा। फिर 23 12 से बड़ा व 32 से छोटा होगा। आइए अब 3 अंक वाली संख्याओं को देखें। तो 3 अंक वाली संख्याओं में दोबारा हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। तो दोनों संख्याओं में पहले के 2 अंक बराबर हैं। तो अब हम तीसरे अंक को देखेंगे। तीसरा अंक एक में 7 है व दूसरे में 0 है। तो 7 0 से बड़ा होता है, इसलिए 660 667 से छोटा होगा। आइए अब हम 4 अंक वाली संख्याएं देखते हैं। तो 4 अंक वाली संख्याओं में हम दोबारा बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले अंक एक में 4 है व दूसरे में 2। तो 4 2 से बड़ा होता है। तो 4558 2050 से बड़ा होगा। तो हमारा जो नया क्रम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो देखिए, हमने दोबारा आरोही क्रम में सजा दिया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अवरोही क्रम आरोही क्रम का ठीक उल्टा होता है, तो हम इस क्रम को उलट देंगे और ये रहा हमारा अवरोही क्रम। था ना आसान? हमने अवरोही क्रम को भी आरोही क्रम के मदद से बना दिया। आइए अब हम संख्याओं के नाम व उनका प्रसारित रूप देखें। तो आपको मेरे परिवार के या 3 सदस्य तो याद ही होंगे, मोहन काका, राजू चाचा और छोटू। जैसे इन तीनों के नाम थे, वैसे ही संख्याओं के भी नाम होते हैं। जैसे अगर हम 1, 3 व 2 को इस प्रकार लिखें तो हम इसे 132 पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम 4, 8, 1 व 7 लिखें तो हम इसे 4817 पढ़ते हैं, जो कि हमने पिछले बार भी पढ़ा है। अब हम इनका प्रसारित रूप देखें। प्रसारित रूप समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार जब मैं बाजार गया तो मेरे पॉकेट में 6 1 रुपए के नोट थे, 5 10 के और 3 100 के थे। जब मैं दुकान से लौट रहा था तो दुकानदार ने मुझे बोला कि मुझे उन्हें 234 रुपए देने हैं। तो बताइए, मुझे उन्हें कितने 100 के नोट देने होंगे, कितने 10 के व कितने 1 के। तो अगर मैं इनको 2 100 के नोट, 3 10 के नोट और 4 1 के नोट दूं तो यह कुल जोड़कर 234 हो जाएंगे। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। 2 100 के नोट जो कि हो गए 2 गुना 100, जोड़ 3 10 के नोट जो कि हो गए 3 गुना 10, जोड़ 4 जो कि बराबर होगा 200 जोड़ 30 जोड़ 4। अब आपको मालूम है, यही 234 का प्रसारित रूप होता है। जी हाँ। आइए अब हम कुछ और संख्याओं के प्रसारित रूप देखें। जैसे हमारे पास ये संख्या है 356। 356 का प्रसारित रूप क्या होगा?
अगर आपको कठिनाई हो तो आप दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, दोबारा सोचने पर हमें यही मालूम चलता है कि अगर हम 300 के नोट दें, 5 10 के और 6 1 के नोट दें तो वह फिर हमारे पास 300 जोड़ 50 जोड़ 6 हो जाएगा, जो कि 356 का प्रसारित रूप होता है। आइए अब हम एक बड़ी संख्या लें, जैसे 2947। अब इसमें हम दोबारा पैसों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर हम 2000 के नोट लें, 9 100 के नोट लें, 4 10 के नोट लें और 6 1 के नोट लें तो हमारे पास 2000 जोड़ 900 जोड़ 40 जोड़ 7 हो जाएगा, जो कि दोबारा हमारा 2947 का प्रसारित रूप होगा। आइए अब हम यह देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यह सीखा कि जब संख्याओं को हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब हम संख्याओं को बढ़ते से छोटे हुए क्रम में सजाते हैं तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद हमने यह सीखा कि संख्याओं के नाम कैसे होते हैं और हम उसका प्रसारित रूप किस प्रकार लिखते हैं। चलिए अब यह देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में सबसे पहले हम अल्प विरामों का प्रयोग सीखेंगे कि कैसे हम अल्प विरामों को बड़ी संख्याओं में प्रयोग लाते हैं और उन्हें पढ़ने में आसान बनाते हैं। उसके बाद हम यह सीखेंगे कि हम संख्याओं के आकलन कैसे करते हैं और उनके निकटतम संख्या कैसे खोजते हैं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ पूर्णांक का भाग 2। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और इन पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन और पूर्णांकों के योग के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार किया जाता है। आपके सामने एक समीकरण दिया गया है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब आप 5 में से ऋणात्मक 7 को घटाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह है। तो जब ऋणात्मक 2 चिन्ह मिल जाए तो वो एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते हैं। तो 5 + 7 होता है 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। इस समीकरण में 2 धनात्मक पूर्णांकों को लिया गया है, धनात्मक 9 और धनात्मक 4।
तो जब आप धनात्मक 9 में से धनात्मक 4 को घटाते हैं तो होता क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक, दोनों मिलके ऋणात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। और जब आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होता है 5। ठीक उसी प्रकार आगे आपके सामने दो ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन किया जा रहा है। तो एक ऋणात्मक चिन्ह है और दूसरा भी ऋणात्मक चिन्ह है। ऐसी स्थिति में क्या करते थे, दो ऋणात्मक चिन्हों को मिलाकर एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते थे। अब क्योंकि 9 और 4 इनका व्यवकलन करना है तो इनके बीच का अंतर लेना होगा जो कि होगा 5। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या 9 है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह है और यही कारण है कि परिणाम में जो पूर्णांक आपको प्राप्त होगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। आशा करती हूँ पूर्णांकों का व्यवकलन आपको भली भांति समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और जानते हैं पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। इन गुणों में सबसे पहला है योग का समृद्ध गुण, जिसमें आपको एक समीकरण दिया गया है 3 + 4 = 7। यहाँ पर 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब आपने दो पूर्णांकों को जोड़ा तो आपको परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण हमने देखा, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और एक ऋणात्मक पूर्णांक है 4। जब इस समीकरण को हल किया तो हमको प्राप्त होता है -1 जो कि एक पूर्णांक है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 लिया गया है और एक धनात्मक पूर्णांक 3 लिया गया है। इनको हल करके हमें प्राप्त होता है -7। ये भी क्या है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और फिर -23 और -10 को जब जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ -33। -23 भी एक पूर्णांक है, -10 भी एक पूर्णांक है और -33 भी एक पूर्णांक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग के समृद्ध गुण से हमने सीखा क्या। योग के समृद्ध गुण से हमने ये सीखा कि जब a और b दो पूर्णांक हैं, उनका आप योग लेने पर जो भी आपको परिणाम में प्राप्त होगा वह भी सदैव एक पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम में परिवर्तन। तो 3 + 4 बराबर है 4 + 3 जो कि बराबर है 7 के। इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप 3 में 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7। और यदि आप 4 में 3 को जोड़ेंगे तो भी आपको 7 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगले उदाहरण में देखिए, 5 में -6 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा और -6 में 5 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे के उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि -3 और -8 मिलके बने -11 और यदि -8 में -3 को जोड़ा जाता तब भी हमें प्राप्त होता -11। यानी यदि आप क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, पहली संख्या को पहले लिखिए और दूसरी को बाद में लिखिए, या फिर दूसरी को पहले लिखकर पहली को बाद में लिखिए, दोनों ही स्थितियों में परिणाम में प्राप्त होने वाला पूर्णांक एक जैसा होगा। यानी a + b बराबर होता है b + a के। तो दो पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने से योग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण, योग का साहचर्य गुण। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है समीकरण में कि 3 संख्याओं का योग हो रहा है। मैंने पहली स्थिति में ये किया कि पहली जो 2 संख्याएं थी 5 और 7 उनको जोड़ लिया और फिर उनका जो योग प्राप्त हुआ 12, उसमें मैंने जोड़ा तीसरी संख्या को, तो मुझे प्राप्त हुआ 15। ठीक उसी प्रकार अब हमने फिर से वही समीकरण लिया है, किंतु स्थिति में जरा सा परिवर्तन है। पहली संख्या को वैसे ही छोड़ दिया और बाद की जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया। तो 7 + 3 मिलके हुआ 10 और इस योग में जब मैंने पहली संख्या को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 15। यानी यदि आपको 3 संख्याओं का योग करना है तो चाहे आप पहली 2 का योग लेके तीसरे को जोड़िए या फिर बाद की 2 का योग लेके पहले को जोड़िए, आपको परिणाम एक जैसा प्राप्त होगा। यानी पूर्णांकों के लिए योग जो होता है वह सहचारी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला और अंतिम गुण, योज्य तत्सम। इसमें ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कोई भी पूर्णांक आपके पास a है, उसमें यदि आप 0 को जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा।
आपको परिणाम में फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी सभी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पर परिणाम में हमें फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा पूर्णांकों का व्यवकलन करना और पूर्णांकों के योग के विभिन्न प्रकार के गुण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा गणित की किताब का पहला पाठ है, तो घर जाइए प्रश्नावली 1.1 में जो आपको प्रश्न देखे हैं उनको निरंतर हल कीजिए और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ परिमेय संख्याओं का भाग 2। इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्या किन्हें कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं का मानक रूप और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना की किस तरीके से जाती है। अब इस विषय को समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता लेंगे। उदाहरण में कहा गया है कि दो परिमेय संख्याएं हैं 3/-4 और -5/6। तो इनमें से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है? आइए हल देखते हैं। इसका जो हल है वो हम कुछ चरणों में करेंगे और आपको वो चरण याद रखने हैं। पहला चरण कहता है कि जो भी परिमेय संख्या आपको दे रखी होगी उसका जो हर है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि यदि परिमेय संख्या के हर जो है वो ऋणात्मक है तो आपको उनको धनात्मक में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब यहाँ -4 दिया है, तो यदि मुझे इसको धनात्मक बनाना है तो -1 से गुना करना होगा। तो 3/-4 को हम अंश और हर दोनों में ही -1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3/4, जो कि हमारी पहली परिमेय संख्या हुई। और जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है -5/6। अब अगले चरण में आपको क्या करना है, इन दोनों के जो हर दे रखे हैं उनको लिखकर उनका एलसीएम लेना है। अब यदि मैं 4 और 6 का एलसीएम लूं तो वो मुझे प्राप्त होगा 12। तो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम हमें 12 प्राप्त हो चुका है। तीसरा चरण ये कहता है कि जो भी आपकी संख्याएं दे रखी है उसका जो हर है वो एलसीएम के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें
12 बनाना है तो 4 को 3 से गुना करना होगा। अब केवल हर में तो नहीं कर सकते, तो अंश और हर दोनों में ही गुना किया। इसको गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ -9/12। अब हमें जो दूसरी परिमेय संख्या हमारी दे रखी थी -5/6, उसका जो हर है उसको भी 12 करना है, और 12 करने के लिए हमें 6 को 2 से गुना करना होगा। यानी जब आप 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -5 गुना 2 -10, और 6 गुना 2 जो हुआ वो हुआ 12। तो चलिए अब आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, -9/12 और -10/12। तो आप यहाँ देखिएगा गौर से अगले चरण में कि जो दोनों हर हैं वो तो आपस में बराबर हो गए हैं, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल ये उठता है कि जो -9 है वो क्या है, -10 से बड़ा है, यानी जो संख्या होगी वो -9/12 बड़ी होगी -10/12 से। तो हमारी जो -9/12 है वो किसके बराबर थी, -3/4 के, और -10/12 बराबर थी -5/6 के। तो -3/4 जो है वो -5/6 से बड़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। अब आपके सामने एक परिमेय संख्या दी है 3/4। परिमेय संख्याओं के मानक रूप में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस परिमेय संख्या का हर जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ जो हर है वो 4 है जो कि धनात्मक है। अब अंश 3 है और हर जो है वो 4 है, और इनका HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यदि आपकी पुस्तक के अनुसार कहा जाए तो एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक होता है और उसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पर अंश 3 था और हर 4 था, इसका सार गुणनखंड जो है उसमें 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं थी, यानी ये संख्या जो है वो मानक रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। आप बताइए कि ये जो 6/8 है, क्या ये एक परिमेय संख्या का मानक रूप है? यदि है तो कैसे, और नहीं तो कैसे? आशा करती हूं आपने इसको हल कर लिया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हर जो है वो 8 है, धनात्मक है, तो एक स्थिति तो पूरी हो गई। अब यहाँ अंश 6 है और हर जो 8 है उसका यदि मैं HCF निकालने जाऊं तो वो हो जाता है 2, यानी सार गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त एक और संख्या 2 है, यानी ये परिमेय संख्या अपने मानक रूप में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विषय, जो कि है परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। इसको भी हम करेंगे एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है एक परिमेय संख्या है 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 3/5, और इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो आइए हल देखते हैं। पहले चरण में आपको क्या करना है, दोनों परिमेय संख्याओं को लिख लीजिए और इनका जो हर दे रखा है दोनों का, उसका LCM ले लीजिए। LCM लेने पर हमें जो अंक प्राप्त हुआ वो हुआ 15। अब क्योंकि LCM 15 है तो चरण 2 में हमें ये करना है कि दोनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी हर को 15 बनाना है। अब यहाँ हर दिया है 5, ऐसा क्या करें कि ये 15 हो जाए? इसके लिए हमें इसे 3 से गुना करना होगा। तो दी गई परिमेय संख्या के अंश तथा हर को हम 3 से गुना करेंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा 9/15। अब बढ़ते हैं अगली परिमेय संख्या की ओर, जो कि दे रखी थी आपको 1/3। अब इसमें भी हर को 15 करना है, तो यदि मैं 3 को 5 से गुना कर दूं तो वो हो जाएगा 15। तो अंश और हर दोनों में ही 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 5/15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला चरण। आपको जो संख्याएं प्राप्त हुई वो ही 5/15 और 9/15। तो इनकी बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी? 6/15, 7/15 और 8/15। तो ये जो 5/15 है और ये जो 9/15 है, ये तो आपको दी गई परिमेय संख्याएं हैं।
और ये जो तीनों संख्या दे रखी है 6/15, 7/15 और 8/15, ये इनकी बीच की संख्याएं हैं। तो 5/15 को यदि मैं उसके मानक रूप में लाऊं तो वो होता है 1/3। यानी आपको जो 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है, उनका मानक रूप क्या होता है, और यदि आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हो तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें आप परिमेय संख्याओं के योग के गुण जानेंगे और व्यवकलन के गुण जानेंगे। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की एक और परिभाषा होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 8, 9, 0, घटा 99, घटा 200, 5/2, 99/7, पाई, वर्गमूल 2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब को निरूपित कर सकते हैं और ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। जब आप वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे विभाजन विधि से, तो आपको 2 प्रकार की स्थिति मिलेगी। पहली स्थिति है जब आपका शेष 0 हो जाता है। जैसे जब आप 7/8 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। उसी प्रकार जब आप 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। उसी प्रकार जब आप 639/250 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 2.556 इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें कुछ परिमित चरणों के बाद उनका शेष 0 मिलेगा।
ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमारा शेष कभी शून्य नहीं होगा। शेष शून्य ना होने की भी दो स्थिति है। पहली स्थिति है जब हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, जैसे 1/3। जब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1/7 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। इस तरह के दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम पुनरावृत्ति अंक पर दंड से प्रकट करते हैं, जैसे 0.333 एंड सो ऑन को हम दिखाते हैं 0.3 दंड से। उसी प्रकार 0.142857, 142857 एंड सो ऑन को हम 0.142857 पर दंड से प्रकट करते हैं। अर्थात ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम बढ़ते हैं शेष शून्य ना होने की दूसरी स्थिति की तरफ, जहां भागफल में ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही यह कभी समाप्त होता है। जैसे वर्गमूल 2। जब आप वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको 1.41421 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। उसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार होगा 3.1415 एंड सो ऑन। वर्गमूल 2 और पाई के कुछ चरणों के दशमलव प्रसार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। आइए अब जानते हैं कि किन दशमलव प्रसार से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और किन दशमलव प्रसार से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। शांत दशमलव प्रसार से और अशांत आवर्ती से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और अशांत अनावर्ती से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। चलिए कुछ उदाहरण से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें 3.142678 को यह दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 3.142678 एक शांत दशमलव प्रसार है और हम 3.142678 को लिख सकते हैं 3142678 बटे 1000000, जहाँ 3142678 हो जाएगा हमारा P और 1000000 होगा हमारा Q। और आप देख रहे हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हमने यह ज्ञात किया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, जहां हमें दिखाना है कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 0.3 दंड एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम नहीं जानते कि 0.3 दंड क्या है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं। तब x हो जाएगा हमारा 0.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 गुणे 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। 3.333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर हम 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन को लिख सकते हैं 3 जोड़ x। तब हमें मिलेगा 10x बराबर 3 जोड़ x। x के लिए हल करने पर हमें मिलेगा 9x बराबर 3, जिससे x हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इससे हमने यह सिद्ध कर लिया कि 0.333 एंड सो ऑन एक परिमेय संख्या है।
अब हम 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.142857 दंड, और जब हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 दंड। क्योंकि इन दोनों दशमलव प्रसार में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इन्हें अशांत आवर्ती कहेंगे। हमें इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या यानी अशांत अनावर्ती, यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म होगा और ना ही उसके भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। और आप यह जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें ऐसी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है जो 0.14 से ज्यादा हो और 0.28 से कम हो। इस प्रकार की संख्याओं का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है 0.150, 1500, 150000, 150000 and so on, या 0.1601, 00, 2, 0003, 00004 and so on इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है जिसकी सहायता से हम उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम यह जानते हैं कि 2.66 2 और 3 के बीच की संख्या है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखते हैं। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2 के दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा, आदि आदि। हम यह जानते हैं कि 2.66 2.6 और 2.7 के बीच का अंक है। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2.6 की दाईं ओर से पहला चिन्ह होगा 2.61, दूसरा होगा 2.62, आदि आदि। और आप आसानी से देख सकते हैं कि 2.66 हमारा कहाँ स्थित है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 2.66 को निरूपित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। धन्यवाद। हेलो बच्चों,
आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय पहला पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय भाग 3। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उप समुच्चय किसे कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण, हमारे पास एक A समुच्चय है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3, 4 और 5 है। इसमें अवयव एक निश्चित रूप में है, तो हम इसे परिमित समुच्चय कहेंगे। परिमित समुच्चय के उदाहरण। दोस्तों, हमारे पास एक इंद्रधनुष है। क्या हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं? हाँ, हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हमारे इस समुच्चय के अवयव क्या होंगे? बैंगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और हम इंद्रधनुष के रंगों के संग्रह को परिमित समुच्चय कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं? अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पे हमारे n नेचुरल नंबर और हमारे रियल नंबर और बहुत सारे हमारे और भी उदाहरण हैं जिससे हम अपरिमित समुच्चय को दर्शाते हैं। आइए देखते हैं कुछ और अपरिमित समुच्चय के उदाहरण। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसमें हम घटा 4, घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, 1, 2, 3 और 4 ये संख्या देख पा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि ये संख्या का अंत कहाँ पे है, तो ये हमारे अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। तो ये हमारे कौन से संख्या कहलाती है? पूर्णांकों की संख्या। आइए एक सवाल करते हैं। परिमित और अपरिमित बताना है बच्चों आपको। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला महीने और दूसरा पूर्ण संख्या। तो बच्चों आप ये बताइए, महीने और पूर्ण संख्या इन दोनों में से कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? महीने हमारे क्या है? परिमित समुच्चय है, क्योंकि हमारे पास महीने निश्चित हैं कि ये महीने 12 ही हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के महीने हमारे पास 12 हैं। तो हमारे पास महीने क्या है? हमारे परिमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कहां तक होते हैं, तो ये हमारे क्या है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं उप समुच्चय किसे कहते हैं। उप समुच्चय क्या होते हैं? यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, अगर हमारे पास एक A समुच्चय है, उस समुच्चय के हर एक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है, तो A B का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। हम उसको कैसे लिखेंगे? A उप समुच्चय B। यदि A B का उचित उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके बच्चों, उप समुच्चय को उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। माना कि समुच्चय A, B और C एक समुच्चय के अवयवों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर A हमारे पास क्या है? राहुल और रौनक है। B हमारे पास क्या है? D, G और Z है। और C हमारे पास D, G, Z राहुल और रौनक है। तो हमें ये पूछ रहा है कि A उप समुच्चय C का है कि नहीं है। तो हमने देखा A के अंदर राहुल और रौनक है और C समुच्चय के अंदर D, G, Z राहुल और रौनक है। तो हमने ये पढ़ा था उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर A के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के अवयवों के अंदर हों।
तो ही हम उसको एक दूसरे का उपसमुच्चय कह सकते हैं। तो हमने देखा राहुल और रौनक इस समुच्चय के अंदर है और यही राहुल और रौनक सी समुच्चय के अंदर भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी का भी एक अवयव है। तो समुच्चय ए समुच्चय सी का एक उपसमुच्चय कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। माना x हमारे पास 1 2 3 है, y हमारे पास 3 4 5 है, z हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो हमसे ये पूछ रहा है क्या x z का उपसमुच्चय है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि x के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने देखा कि x के अंदर के सारे अवयव 1 2 3 z के अवयव के अंदर हैं कि नहीं है। तो हमने हमारे पास x के अंदर क्या है 1 2 3 और z के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। तो हमें पता चल रहा है क्योंकि 1 2 3 समुच्चय z में है। कैसे? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हमें ये कह सकते हैं कि x समुच्चय है z का। माना x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है और z हमारे पास ये है। तो ये पूछ रहा है कि y z का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो हमने क्या देखना है y के सारे अवयव क्या z के अंदर हैं। तो हमने हमारे पास ये है y 3 4 और 5। z के अंदर 3 4 5 है, देखते हैं 3 है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि 3 4 5 है समुच्चय z में, तो हम इसको कहेंगे कि y उपसमुच्चय z का है। अगला प्रश्न, क्या x y का उपसमुच्चय है? क्या y z का उपसमुच्चय है? क्योंकि 1 2 समुच्चय y में नहीं है, क्योंकि x के अंदर 1 2 3 है, y के अंदर 3 4 5 है। लेकिन 1 2 जो x के अवयव हैं वो y में नहीं है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि x एक उपसमुच्चय नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x एक उपसमुच्चय नहीं है y का। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय बराबर हों। यदि तो a का प्रत्येक अवयव b का अवयव होना चाहिए तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव होना चाहिए। तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि a बराबर है b के। अगर समुच्चय a b समुच्चय के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? a बराबर नहीं है b के। और उदाहरण जानते हैं। माना a हमारे पास 1 2 3 4 है और b हमारे पास 3 1 4 2 है। तो हमने ये देखा कि a के अवयव b के अवयव से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 4 अवयव हैं, दोनों समुच्चय के अवयव समान हैं। तो हम इसको ये कहेंगे कि a बराबर है b के। a समुच्चय b समुच्चय के बराबर है। इस वीडियो में हमने सीखा कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय क्या होते हैं और उपसमुच्चय क्या होते हैं। अगर आपको और भी विस्तार में जाना है तो आप एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय।
तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने छठी कक्षा का गणित का अध्याय संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से 7वीं कक्षा में हमने गणित का अध्याय पूर्णांक के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से 8वीं कक्षा में हमने गणित का अध्याय परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार से 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा अध्याय संख्या पद्धति के बारे में तथा 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा अध्याय समुच्चय के बारे में। आइए देखते हैं कि अब हम कल क्या पढ़ेंगे। तो कल हम छठी कक्षा में साइंस का अध्याय भोजन सभी के लिए पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 7वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय पौधों में पोषण। इसी प्रकार से 8वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय कोशिका। इसी प्रकार से 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय गति के बारे में तथा इसी प्रकार से 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा है इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी7 इकोवेशन सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।